thing that you need to remember and all. It is just you need a practice or a desired design approach in your head. Suppose you have a design in of your web page in your head, then you need to apply those attributes and then refresh your web page and check is the style is working or not. So we shall learn some very fundamental and very important style attributes as well in CSS. So we shall start with a small prayer. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So I am sharing my screen. कल हम लोगों ने बात करी थी क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट्स के बारे में। क्लास एट्रीब्यूट्स, अगर आप में से जो लोग भी जावा की क्लास में प्रेजेंट थे, या अगर नॉर्मली अगर आप किसी क्लास की बात करें, नॉर्मली आप अपने स्कूल में या कॉलेज की क्लास लें, तो क्लास इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर क्लास का मतलब हो जाता है एक ग्रुप जिसमें एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक ही तरीके के एलिमेंट्स हैं। जैसे सोसाइटी में अलग अलग लेवल्स में बांटते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, ऐसे। तो वो क्या, एक इनकम ग्रुप के लोगों को बांट दिया। स्टूडेंट्स की अलग क्लास है, टीचर्स का ग्रुप है तो वो टीचर्स की क्लास है। ऐसे ही जब आप HTML में डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि मेरे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें जो एक ही तरह के हैं, या जिनका यूज एक ही तरीके से होने वाला है, नॉट एक ही तरीके के हैं बल्कि जिनका यूज एक ही तरीके से होने वाला है, तो आप क्या करते हैं उन्हें कि उनको एट्रीब्यूट में एक क्लास रख देते हैं या एक क्लास का नाम देते हैं उन्हें। और जब आप उस क्लास का नाम दे देते तो उन एक ही के क्लास वाले एलिमेंट्स पर स्टाइलिंग करना, सारे एलिमेंट्स पर, पूरे ग्रुप पर एक साथ स्टाइलिंग करना, उसको जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डायनेमिक बनाना, दोनों ही चीजें जो हैं वो हैंडी हो जाती हैं और कंफर्टेबल हो जाती हैं। हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए, अभी हम ये लिस्ट वाला पार्ट हटा देते हैं। सॉरी, मान लीजिए मेरे पास ये पी टैग है, 3 4 5 6 7, और इसमें से मैं कुछ टैग्स का नाम क्लास एट्रीब्यूट के लिए रख देता हूँ। मान लीजिए ये कृष्णा क्लास के थे, ठीक है। क्लास, अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं,
अब क्या होता है यहाँ पे, मैं इधर की ही स्टाइलिंग में करने दिखाता हूँ आपको, जो हमारा ये वाला स्टाइलिंग रहता है। इसमें हम हेड टैग में स्टाइलिंग लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस स्टाइल। देखिए अभी अगर आपने, ये सारे के सारे पैराग्राफ के टैग थे, ठीक है, अगर आपने अभी पी टैग पर रेड कलर लगाया कि उसमें जो भी टेक्स्ट है उस कलर रेड हो, तब देखते हैं क्या होगा। देखिए सारे के सारे जो भी एलिमेंट थे वो पी टैग में लिखे हुए थे, इस वजह से ये सब पर रेड कलर इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन अगर हम चाहें कि कृष्णा क्लास वाले ग्रीन कलर से हों एंड राम क्लास वाले ब्लू कलर से हों, ठीक है, तो हम उसके लिए क्लास वाइज कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? दो तरीके रहते हैं। आप क्लास वाइज इसका अभी इसको करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जो हमने कृष्णा पर ब्लू लगाया था, जिस जिस टैग में कृष्णा क्लास थी वो सारे के सारे ब्लू हो गए। अब अगर हम चाहें और यहीं पर अगर हम p डॉट रेड, ठीक है, और इसको लगाने की कोशिश करते हैं, कॉमा लगाना नहीं। माइट भी कोई सिंटेक्स एरर होगी जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको क्लास वाइज करके देखेंगे तो ये क्लास वाइज कैटेगराइजेशन हो जाता है, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो आइडेंटिफिकेशन का या कुछ सिंटेक्स का एरर होगा जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। सेमीकोलन नहीं तो होना ये चाहिए। सेमीकोलन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। सर फर्स्ट जो स्टाइल किए हैं उसके बाद यहाँ अभी तो स्क्रीन नहीं आया सर। एक मिनट, यहाँ सर कलर, हाँ वहीं पे वहीं। सर ब्लू के बाद होगा। यहाँ नहीं होगा ना? ये ये सर तो यहाँ हमने नहीं ट्राई होगा करा सर। है। गुड। सो बेसिकली इसके क्लास के कैटेगराइजेशन से आपका ये हो गया। इस तरीके से आप अपने पूरे प्रोजेक्ट में कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें भी स्पेसिफिक किसी एक को करना है, ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि ये था, मेरे को केवल ये p टैग के लिए ही कुछ करना है, ठीक है। मान लीजिए ये stw है, तो भी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, स्टैक id एट्रीब्यूट्स। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये मैंने किसी एक एलिमेंट में ये लिया है, एक एलिमेंट की अलग अलग क्लासेस को किया है। हम क्या कर सकते हैं कि एक ही क्लास के में मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने p क्लास में h1 हेडिंग भी रख दिया, ठीक है, एंड उसके बाद उसको भी मैंने नाम दे दिया कृष्णा, ठीक है। तो अभी ये क्या था, p डॉट कृष्णा था, लेकिन अगर मैं केवल कृष्णा क्लास के लिए चलाऊं, अभी रोक देते हैं, तो भी इसको चल जाना चाहिए। यहाँ कुछ हेडिंग नहीं है, अच्छा यहाँ टेक्स्ट में लिखा था देखिए ये जो ब्लू कलर हमने कृष्णा क्लास पे लगाया था वो इस h1 हेडिंग पर भी लग गया। तो दोनों तरीके हैं करने के। आप एक क्लास के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे हमने देखा कि कृष्णा क्लास हमने d भी डाला, h1 भी डाला, या आप एक ही तरह के एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं आपके एक ही क्लास के अंदर। तो सपोज करिए आपका एग्जांपल अगर टीचर स्टूडेंट वाला सिस्टम, आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट है वो ब्लू कलर में दिखे, जितना टीचर से रिलेटेड है वो रेड कलर में दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जहाँ पर भी आप स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा लिख रहे हैं वो सारे उनमें सारे एलिमेंट्स को स्टूडेंट क्लास से ग्रुप कर दीजिए। जहाँ टीचर के लिए एलिमेंट लिख रहे हैं उन सबको टीचर क्लास से ग्रुप कर दीजिए। एंड देन जब आप किसी क्लास पे स्टाइलिंग लगाएंगे, चाहे आप हेड टैग के अंदर लगाएं या अलग से CSS फाइल लिखकर लगाएं, तब होगा एग्जैक्टली यही कि आपके सारे ग्रुप पर एक साथ स्टाइलिंग लग जाएगी। लेकिन अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं कि अगर आप इसमें किसी स्पेसिफिक को करना चाहते हैं केवल एक ही टैग के साथ, तो ये एक स्टाइलिंग के अलावा भी इसका यूज है। स्टाइलिंग के अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो इसका मेन पर्पस जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा आपका जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस पेज को डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है। तो इस क्लास एंड एट्रीब्यूट्स का यूज करके आप कर सकते हैं। आईडी की नहीं है, stw हमने आईडी यहाँ पे दी है stw, ठीक है। देखिए आपका लास्ट में ये ग्रीन हो गया जो हमने आईडी दिया था। तो p टैग है, लेकिन अलग अलग हमने क्लासेस का करके देखा कि कैसे क्लासेस के एक क्लास के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स के ग्रुप किया जा सकता है, एक ही तरह के एलिमेंट को मल्टीपल क्लास के साथ ग्रुप किया जा सकता है, और किसी टैग को एक आईडी दी जा सकती है। बस आईडी एंड में डिफरेंस ये है मेन कि किसी एक टैग को एक आईडी दी जा सकती है, सेम आईडी किसी दूसरे टैग को नहीं दी जा सकती है। डुप्लीकेट आईडीज काम नहीं करती हैं, ये किसी एलिमेंट को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने के काम आता है, जबकि क्लास जो होता है वो कई सारे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के काम आता है, इसलिए आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास के अंदर रख सकते हैं। तो ये आपका आइडियन क्लास है कौन सा, ये आपका यूज होगा जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपना पेज को डायनेमिक बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं HTML फॉर्म के बारे में। के लिए आपको ज्यादातर केसेस में फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, मतलब फॉर्म इज लाइक मोस्ट यूज्ड काइंड ऑफ थिंग। अगर आपका पेज इंटरेक्टिव है तो, अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट आपके पेज पर शो हो रहा है तो शायद आपको फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपका पेज इंटरेक्टिव है जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तब फिर आपको फॉर्म बनाने की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे फॉर्म के अंदर आते हैं, और फॉर्म में एक एक्शन एट्रीब्यूट लिखा जाता है। मेन दो एट्रीब्यूट जो लिखे जाते हैं विच इज एक्शन एंड मेथड। एक्शन आपका वो कंट्रोलर का एड्रेस बताता है
जब आप उस फॉर्म पर एक्शन लेंगे, यानी जब भी आप उस फॉर्म में रिलेटेड डेटा को सबमिट करेंगे, तब आपका डेटा किस जगह जाकर प्रोसेस होगा, ठीक है, कौन सा कंट्रोलर जो है वो उसको प्रोसेस करेगा, वो आपको एक्शन में लिखना होता है। अभी अगर आपको एक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अभी रीड कर सकते हैं, जब हम कंट्रोलर देखेंगे तब हम वापस से इस पर आएंगे कि कैसे फॉर्म से आपके बैकएंड को या कंट्रोलर को कनेक्ट करना होता है। तो एक्शन का काम बस यहाँ पे यही है कि वो आपके फॉर्म के डेटा को कंट्रोलर से कलेक्ट करता है। एंड मेथड, जो भी डेटा आपका फॉर्म में लिखा होता है, यानी जो भी डेटा आपने फॉर्म में सबमिट किया है, वो डेटा सबमिट होने पर जब कंट्रोलर पर जाएगा तो उसको भेजने के कई तरीके होते हैं। गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, कई तरीके होते हैं। तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अपने यूज केस के हिसाब से कि आपको गेट से डेटा भेजना है, पोस्ट से डेटा भेजना है, ठीक है। तो HTML फॉर्म में जो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं उनको हम देखेंगे। इसके लिए हम साइट पर ही चलते हैं सीधे और वहां पर ही एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें बेसिकली आपको बस ये देखना है कि इनमें से किसका कौन सा काम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको फिर डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा फॉर्म का एलिमेंट अपने में यूज करना है। सो बेसिकली पूरे HTML का जो भी वेब पेज होता है उसके डिजाइनिंग का यही पार्ट होता है कि आप अपने वेब पेज का एक डिजाइन सोचते हैं कि मैं यहाँ पर ये चीजें लगाऊंगा, देन फिर उसको अप्लाई कर कर देखते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसा आपने सोचा था। अगर आपने जैसा सोचा और आपका वेब पेज वैसा ही दिख रहा है तब तो गुड है। आपका वेब पेज नहीं दिखता है तो तब फिर आपको वो बेसिक कंपोनेंट्स लगाने के बाद उसमें चेंजेस कर करके देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो फॉर्म में एक इनपुट एलिमेंट होता है, सारे एलिमेंट्स पे हम यहाँ डिस्कस करते हैं एक साथ। देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं विच इज इनपुट। इनपुट इज लाइक आपका जो भी ये है, नेम है, पासवर्ड है, इसको इनपुट कराने के लिए है। लेबल इज लाइक कि आपका लेबल, जैसे आपने एक फील्ड बना दी जहां पर नेम फिल होगा या जहां पर पासवर्ड फिल होगा, वहां पर नाम फिल करना है ये बताने के लिए आपको उसके पहले नेम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखें कोई लॉगिन पेज, पता नहीं साइन इन है या नहीं, देखिए अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये पीछे लिख कर आ रहा है, इसमें पीछे ये एक आपका टेक्स्ट फील्ड होगा, यानी ये एक इनपुट फील्ड होगा और ये दूसरा इनपुट फील्ड है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, यहाँ पर नेम फिल करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आपकी टेक्स्ट फील्ड में ये बैकग्राउंड में दिखे, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर लिखा हो कि आपको नेम फिल करना है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे एक चेकबॉक्स बना हुआ है, ये सारा कुछ फॉर्म से बनाया जाता है। तो इसमें लेबल है, सिलेक्ट है अगर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है, टेक्स्ट एरिया है अगर आपको केवल एक लाइन इनपुट नहीं करानी, बहुत सारी चीजें इनपुट करानी है, बटन है जब भी आपको जिस पे आपको क्लिक करवाना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है, फील्ड सेट है अगर आपको ग्रुप बनाना है। तो हम इनपुट एलिमेंट के देखते हैं, इनपुट एलिमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर ये साइट आप अच्छे से रेफर कर सकते हैं HTML और CSS सीखने के लिए, क्योंकि इसमें ये जो ट्राई इट योरसेल्फ वाला फीचर है ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप चीज़ों को कर करके देख सकते हैं। देखिए ये फॉर्म में एक्शन लिखा हुआ था, एक्शन पेज पे जाएगा जो भी यहाँ से हम इनपुट करेंगे। लेकिन ये जो लेबल आप देख रहे हैं जिसमें लेबल लगा हुआ है विच इज योर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉर्म, ठीक है। हमने देखा था कि लेबल जो है वो फॉर्म एलिमेंट का पार्ट है। तो लेबल में एक ये है उसको नाम देने का तरीका एंड देन उसकी वैल्यू। तो ये बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट नेम जो लिख कर आ रहा है वो इस लेबल की वजह से आ रहा है, ठीक है। देन एक इनपुट टाइप की फील्ड बनाई है विच इज, उसमें टाइप डाला है टेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट डालना है। आप यहाँ पे अगर टाइप को पासवर्ड डाल देंगे तो वो जब भी हमने गिग्स और गिग्स का ये पेज देखा था ना, ये वाला,
ये तो ये ऐसे डॉट 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 बन के आने लगेगा, यानी कि आपका पासवर्ड हिडन होना चाहिए। तो ये टाइप इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम इसमें सारे इनपुट के एट्रीब्यूट देखेंगे। आईडी उसको एक नाम देने के लिए, जो भी हमने देखा कि उसकी स्टाइलिंग की जा सके और चीज़ें करी जा सके। एंड देन एक बटन बनाने का तरीका है, आप इनपुट फील्ड से भी बटन बना सकते हैं, एंड देन बटन एलिमेंट का यूज करके भी बटन बना सकते हैं। लेबल एलिमेंट हमने देख लिया। सिलेक्ट एलिमेंट देखते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट इज लाइक आपका ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाने के लिए, इसकी भी ज़रूरत आपको आपके प्रोजेक्ट में पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए इन्होंने ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे बनाया है, इसको मैं हाईलाइट करके आपको समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है। सिलेक्ट एट्रीब्यूट लगाया है, उसको एक आईडी दे दिया और एक नेम दे दिया है। आईडी आपका वही CSS एंड जावास्क्रिप्ट डायनेमिज्म लाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा लेबल लगाया हुआ है विच इज चूज अ कार्ड, जिससे पता चल सके कि ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है वो क्या कर रहा है। और उस ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी वो ऑप्शन टैग के थ्रू फिल कर दी जाती है। ओके, तो ये जैसे जैसे ऑप्शन लिखा है वॉल्वो, साफ, फ्लैट, ऑडी, ये सारे के सारे इस ऑप्शन टैग से आ जाएंगे। और देन एक इनपुट बटन बनाया हुआ है सबमिट करने के लिए। जब आप इस सबमिट पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपने फ्लैट सिलेक्ट किया एंड देन फ्लैट सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट किया, तो ये क्या होगा कि आपका डेटा है ये एक्शन पेज डॉट PHP पे चला जाएगा। ठीक है, ये एक्शन पेज डॉट PHP में जो भी कुछ कोड लिखा होगा, ठीक है, वो उस कोड ने बता दिया कि आपने जो है इस क्लास को सिलेक्ट किया था। ठीक, लेकिन ये कैसे काम कर रहा है एक्शन पेज, इसको हम अपने PHP की जगह जावा में करके देखेंगे। ठीक है, तो ये फिएट का ये आपका सिलेक्ट करने का हो गया। अगर आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाना है तो आपको सिलेक्ट एलिमेंट का यूज करना है, सिलेक्ट एन ऑप्शन। ये देखिए इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि सिलेक्टेड आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं, विच इज लाइक अभी आप देख रहे थे पिछले वाले में, इसको अगर मैं हटाकर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अभी अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन लिख देते हैं वैल्यू के साथ, तो आपने जिस ऑर्डर में लिखा उस ऑर्डर में यहाँ पर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्टेड लिख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने सांप को सिलेक्टेड कर लिया, तो अब क्या है ये उस ऑर्डर में ना होकर बल्कि क्या है ड्रॉप डाउन में तो उस ऑर्डर में है, लेकिन सांप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यानी कि अगर आप इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट ना भी करें और सीधे सबमिट मार दें, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होकर जाएगी वो सांप चली जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा चीज बनानी है कि अगर यूजर ना भी सिलेक्ट करे तो डिफॉल्ट वैल्यू चली जाए, तब आप उसके लिए इसमें सिलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, जैसा कि हमने देखा कि टेक्स्ट एरिया लाइक बड़ा एरिया आपको बनाना है अगर उसमें टेक्स्ट को सबमिट करने के लिए, तो वो यूज कर सकते हैं। ये आपको उतना ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा जनरली, ये आपका फीडबैक या कमेंट वगैरह के लिए होता है। जैसे आपने कभी देखा हो वेबसाइट्स में जो ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं, तो उनमें आपको कई बार कुछ फीडबैक के लिए क्वेश्चंस रहते हैं, देन आपका मैनुअल फीडबैक रहता है जहां आपको लिखना होता है कि कैसा प्रोडक्ट था या डिलीवर जिसने किया उसने कैसे किया। ठीक है, तो उन चीज़ों में आपको टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट यूज में आ सकता है। ये जो आपका बटन वाला एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा यूज होगा अगर आप क्योंकि आपको कई बार बटन लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल बटन्स लगाने पड़ सकते हैं। तो एक इनपुट का तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि इनपुट का तरीका इज मोर लाइक बहुत स्टैटिक तरीका है जिसमें आपको सबमिट करना है और बटन बनाने के लिए बॉर्डर वॉर्डर लगा के। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बटन बनाएं, ठीक है, बटन को बटन टाइप से ही बनाएं एंड देन उसमें मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। ऑन क्लिक का फीचर्स है जैसे इसमें कि ऑन क्लिक करने पर क्या होगा, तो ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन होके आएगा विच इज लाइक हेलो वर्ड अलर्ट, जैसे इसमें कोड लिखा हुआ है कि उसको अलर्ट देना है हेलो वर्ड का। ऐसे बहुत सारी चीजें आप इसके साथ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सारे फंक्शंस हैं, ऑन क्लिक हो गया, इसके और जो भी मेथड्स हैं
वो सारे के सारे आप जैसे जैसे आपका यूज केस जनरेट होता जाएगा आप वैसे वैसे सर्च करके समझेंगे। ऐसा नहीं हो HTML एंड CSS के साथ ऐसा नहीं है कि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में याद कर लेंगे एंड अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप जैसा यूज केस में आता जाए वैसा वैसा लगाते जाइए, ट्राई करते जाइए, देन आपको उसमें चीजें आने लगेंगी। उसके अलावा ये फील्ड सेट एंड लीजेंड है, ये आपको इतने यूज नहीं आएंगे। ठीक है, ये ऐसा है कि मल्टीपल चीजों को एक साथ ग्रुप करने जैसा है। ठीक है, देखिए जैसे फील्ड सेट था तो ये बेसिकली है इनपुट का ही पार्ट। ठीक है, इसमें इनपुट के अंदर ही है सारी चीजें, मतलब फॉर्म के अंदर ही पूरा इनपुट का फॉर्म बना हुआ है, लेकिन उस फॉर्म को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए या उसको ज्यादा कंट्रोल करने के लिए फॉर्म को इन्होंने क्या किया कि इसको फील्ड के अंदर डाल दिया। फील्ड सेट मतलब सेट ऑफ फील्ड्स, तो इसमें मल्टीपल फील्ड्स है, यानी लेबल इनपुट जितने भी हैं वो सारे के सारों को एक साथ ग्रुप कर दिया गया जिससे कि वो दिख सके। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग के जो हमने देखे थे, जैसे हमने डिव टैग वगैरह यूज किया था, तो वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक HTML में ऐसा है कि आप नेस्टेड जब एलिमेंट्स लगाते हैं तो किसी भी एलिमेंट के अंदर दूसरा वाला एलिमेंट आप नेस्ट कर सकते हैं, एक के अंदर दूसरे को क्लब कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो इस तरीके से फील्ड सेट लगाया गया है, लेकिन ये इंडिविजुअल चॉइस है कि आप अपना फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, देन ये आउटपुट का है, हम आउटपुट वाला इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि जब रिजल्ट आएगा और हम डेटा सेंड करना शुरू करेंगे तब आपको अच्छे से आइडिया लगेगा कि कैसे आपको दिखाना है पूरा, क्योंकि उसमें पूरा कॉल वाला पार्ट आ जाएगा कि कैसे कंट्रोलर से कंट्रोल करना है। इनपुट के टाइप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इनपुट के इतने सारे टाइप हैं, एक बटन भी है, चेकबॉक्स भी है, कलर, डेट, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, ये सारे के सारे इनपुट के टाइप हैं। जैसे अभी हमने देखा था इनपुट में कि टाइप हम टेक्स्ट डाल रहे थे तो वो हमारा नेम फिल करने के लिए था, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे को वहीं पर ईमेल आईडी फिल करवानी है, तो अगर मान लीजिए मैंने फील्ड बनाई टेक्स्ट टाइप की और उसमें लेबल लगा दिया कि यहाँ ईमेल आईडी फिल करो। ठीक है, अब आपने लेबल लगा दिया ईमेल आईडी फिल करने का, तो आइडियली यूजर को आपके फील्ड में ईमेल आईडी फिल करनी चाहिए। लेकिन अगर यूजर को नहीं पता है, मान लीजिए कि कोई बिल्कुल मतलब बहुत कम पढ़ा हुआ सा इंसान है, उसको नहीं पता कि ईमेल आईडी क्या होती है। ठीक है, उसने वहां पे अपना नाम डाल दिया, ठीक है, या फोन नंबर डाल दिया, अब आपको चाहिए थी वहां पर ईमेल आईडी, तो अब आपका सिस्टम आइडियली क्या है कि उसको बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ईमेल आईडी जानी चाहिए। लेकिन अभी अगर आपने वहां पे टेक्स्ट टाइप लिखा है तो वो जो भी टेक्स्ट डालेगा वो आप में के फॉर्म में एज अ इनपुट चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए इनपुट के साथ बहुत सारे टाइप एट्रीब्यूट में बहुत सारी वैल्यूज हैं। जैसे ईमेल टाइप अगर आपने लगा दिया और उसने अगर ईमेल का जो एक फॉर्मेट होता है कि शुरू में एक स्ट्रिंग होगी, देन @ होगा, देन मेल सर्वर का नाम होगा, देन .com लिखा होगा, तो ये अगर इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर नहीं है, जो भी उसने टेक्स्ट डाला है तो वो वहाँ पे बताएगा कि ये एरर है, ये ईमेल नहीं है। जैसे एक अगर आपको चेकबॉक्स बनाना है तो आप चेकबॉक्स टाइप लिख दीजिए, तो वहाँ एक छोटा सा लेबल के आगे एक छोटा सा बटन बन के आ जाएगा जो आपको टिक करने और ना टिक करने के लिए ओपन हो जाएगा। जब आप फॉर्म में डेटा भेजेंगे तो आप भेज सकते हैं कि चेकबॉक्स क्लिक हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको कलर का पैलेट बॉक्स भेजना है, या ऐसी डेट में भी फॉर्मेटिंग है, जैसे ईमेल का अपना फॉर्मेट है ऐसे डेट का अपना फॉर्मेट है। फाइल इनपुट करानी है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई फाइल इनपुट करानी होती है यूजर से, तो वो क्या होगा कि वो आपके लोकल मशीन पे पड़ी होगी, तो होना ये चाहिए कि जब आप उस पर क्लिक करें तो वो ये कि वो आपका मशीन जो है उसको ब्राउज करे और आपसे बोले कि यहाँ में से एक फाइल चूज करो और देन वो सबमिट हो, तो आपको उसके लिए इनपुट टाइप फाइल रखना पड़ेगा। फोन नंबर के लिए आप अलग रख सकते हैं। पासवर्ड वाला हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको पासवर्ड इनपुट कराना है तो आपको उसमें पासवर्ड फील्ड डालनी हो सकती है। रेडियो बटन बना सकते हैं, रेडियो बटन इज लाइक क्लब, आपने 2-3 बटन को कर दिया एंड देन उसमें से फिर एक सिलेक्ट होगा केवल। जैसे अभी आप ऑप्शन देख रहे थे तो उसमें सिलेक्ट वाले में से ड्रॉप डाउन में से आप एक सिलेक्ट कर रहे थे, ऐसे रेडियो बटन होता है, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। सबमिट वाला हम देख रहे थे फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए। टेक्स्ट वाला हमने देखा। ऐसे यूआरएल का भी एक फॉर्मेट होता है कि वो www. होगा, देन DNS होगा, देन .com होगा।
ठीक है, या .org होगा, इस टाइप का एक फॉर्मेट होगा। तो उन सारी चीज़ों को हमने देखा था। इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे अब इस वाले में एक फील्ड है इनपुट की जिसमें टेक्स्ट डाला हुआ है, एक इनपुट फील्ड है जिसमें पासवर्ड डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वहाँ टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, एंड यहाँ पर आपने पासवर्ड टाइप लिख रखा है तो ये डॉट डॉट करके आ रहा है। तो इसकी वजह यही है कि उसने इनपुट टैग में जो टाइप है वो पासवर्ड लिखा हुआ है, इस वजह से वो ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम ईमेल कर देते हैं, ठीक है, और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। जब आप अब इसको सबमिट करेंगे तब फिर क्या होगा कि उधर से एरर आ जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं। सबमिट के लिए हमने देख लिया था कि सबमिट बटन बनाने के लिए यूज होता है, बटन से भी सीधे भी बना, एंड दूसरा तरीका ये भी रहता है। और एक आपका रीसेट करने का, ये रीसेट वाला आपके यूज में आएगा शायद आपके प्रोजेक्ट में। देखिए यहाँ पर डेटा पहले से भरा हुआ है, लेकिन आप जनरली एक ऐसा बटन बनाना चाहते हैं कि आपने सबमिट किया और नए यूजर का डेटा इनपुट करने के लिए ओपन हो जाए, ठीक है। तो आप एक तरीका ये है कि आप खुद से कोड लिखें कि इस आईडी, इस टेक्स्ट, ये जो इनपुट है, इनपुट टैग, इसको आईडी से एक्सेस करो और यहाँ का डेटा एलिमिनेट करो, यहाँ का एलिमिनेट करो। या फिर आप सीधे एक इनपुट टैग बना दें जिसका टाइप रीसेट रख लें और ये इस रीसेट का काम करने लगे, ठीक है। उन्होंने पता नहीं कैसे कोड लिखा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर इसमें तो इनपुट टाइप लिख के सबमिट लिख के बटन बना दे रहे हैं, तो सर फिर वो बटन वाले टैग का क्या काम है? दोनों का अलग अलग यूज है। मतलब आप एक चीज को एक तो करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये केवल सबमिट करने के लिए डेटा है, ठीक है। अभी आपका डेटा फॉर्म में सबमिट हो गया, लेकिन अगर आपको केवल ये बताना है कि डेटा को केवल सबमिट करके भेजना नहीं है, उस क्लिक से आप कई चीजें ओपन करनी है। जैसे हमने बटन वाले में देखा था कि एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो रहा था, ठीक है, ऊपर जो हमने देखा था कि ये एक बटन हुआ है, या ठीक है आपको कोई और कोई एरर शो करानी है, ऑन क्लिक करने पे देखता है कि उसका एक्शन क्या होगा, और उस एक्शन में मैं ये करता कि भाई यहाँ पे जॉन नाम का बंदा आए ही नहीं, कुछ भी आए लेकिन जॉन नहीं आए, तो वो कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोड कैसे किए जा सकते हैं, उसको सीधे कंट्रोलर पर ना जाके जावास्क्रिप्ट वहीं के वहीं कैसे चीजें कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ये मल्टीपल चीजें, पेज को डायनेमिक बनाना एंड ये सारी चीजें तो बहुत इंटरलिंक्ड है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके स्टेप चलते हैं कि बेसिक पेज का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अभी कैसे बन रहा है। जब आप जावा स्क्रिप्ट पे जाएंगे तब ये सारी फिर से आना शुरू होंगी, फिर से आएंगी कि आपको फॉर्म में कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। तब फिर आपको ये आइडिया लगना शुरू हो जाए कि बटन का यूज आपको स्पेसिफिकली कहाँ पर करना है, या इनपुट टाइप सबमिट का यूज आपको कहाँ पर करना है, ठीक है। ठीक है सर। तो अभी रीसेट बटन क्या है कि अभी रीसेट में इन्होंने डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ सेट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज को ब्लैंक कर देंगे तो ये क्या करेगा, एक मिनट, कि आपकी वैल्यूज को ब्लैंक सेट कर सकता है, ठीक है। तो रन कर देते हैं। अभी आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालिए एंड देन इसको रीसेट करिए, ये जो आपने डिफॉल्ट वैल्यूज डाली थी वो रीसेट होके वो आ जाएंगी, ठीक है। तो एक तरीका आपको ये है कि आप रीसेट बटन से बना लीजिए, दूसरा है जावा स्क्रिप्ट से बना लीजिए। मल्टीपल चीजें हैं आपके पास इसमें भी कंट्रोल करने के लिए सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन को। रेडियो बटन देखिए रेडियो बटन जो ये हम लोगों ने देखा था, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं अपने जब भी इतना वेबसाइट यूज किया होगा कि आपको मल्टीपल में से कोई एक चूज करना है हमेशा। तो आप टाइप रेडियो रख सकते हैं, चेक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, आई हैव अ बाइक एंड आई हैव अ कार काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप इसमें देखिए, मैं आपको इसमें जो चीज समझाना चाह रहा था, देखिए अभी क्या है कि आपने लेबल लगाया हुआ है
आई हैव अ बाइक का, यानी आई हैव अ बाइक एक लेबल है, लेकिन उसके आगे जो चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये जो चेक बॉक्स है, ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन में यही डिफरेंस है कि आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप रेडियो बटन का ग्रुप बनाएंगे तो उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होता है। लेकिन आप ये चेक बॉक्स अलग है, देखिए ये इनपुट टैग से आया है, आप इस कोड को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो पहली 2 लाइन में देखिए पहले एक इनपुट टैग लगा हुआ है, ठीक है, जिसका टाइप चेक बॉक्स था, आईडी दी गई, नाम दिया गया और उसमें वैल्यू फिल करी गई है बाइक, ठीक है, तो ये केवल इतना चेक बॉक्स बन गया है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको रन करते हैं। देखिए अब ये एक चेक बॉक्स जो है, ये देखिए इनपुट से केवल चेक बॉक्स बनता है, आगे का डिटेल नहीं बना है, ठीक है। आगे का डिटेल केवल लेबल है, तो इस लेबल से बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये लेबल नहीं भी होता फिर भी आप अगर चेक बॉक्स करते तो काम वही होता। ये लेबल केवल ये बताने के लिए कि ये चेक बॉक्स क्या कर रहा है, लेकिन इस चेक बॉक्स में जब क्लिक हो जाएगा तब क्या होगा, जब आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तब ये होगा कि जब आप फॉर्म का डेटा सबमिट करेंगे तो आप ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट में डिटेल लिखी है हो जाएगी, यानी कि जब आप फॉर्म का डेटा सबमिट करेंगे उनमें से जो कुछ भी चेक हो चुका होगा उसका जाएगा, यानी आपने पहला वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट किया तो बाइक, सेकंड सिलेक्ट किया तो कार, थर्ड सिलेक्ट किया तो बोट, बाइक कार एंड बोट तीनों अगर आपने सिलेक्ट कर लिए और सबमिट किया तो देखिए तीनों की वैल्यू कौन कौन सी गई जो आपने यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखी थी, बाइक कार एंड बोट। तो आपके फ्रंट एंड पे क्या होगा कि यूजर को पता चल रहा है कि लिखा है आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, ठीक है, लेकिन आप अपने बैक एंड पे उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट में कैसे हैंडल कर रहे हैं कि बाइक आ रही है, चाहे यूजर ने क्लिक किया आई हैव अ बाइक, लेकिन आपको पता है कि उसको केवल बाइक से हैंडल करना है, ठीक है, तो वो इस तरीके से कोड को लिखा जाता है। यूजर को कई बार दिखता कुछ है, ठीक है, लेकिन हम अपने एंड पर उसको बैकग्राउंड में अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हो सकते हैं। एक ये इनपुट टाइप बटन था और एक हमने देखा था कि बटन एलिमेंट था, ठीक है, दोनों का सेम यूज ही है, दोनों को मतलब सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। आप टाइप बटन बनाकर भी यूज कर सकते हैं और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बटन एलिमेंट से बटन बना लें, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे इतना नहीं डिफरेंस पता चलता है, लेकिन एक बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जा सकता है, उससे काफी सुंदर वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो जब आप बेसिक चीज कंप्लीट कर लें और आपके पास टाइम रहे एक्सप्लोर करने के लिए तब आप बूटस्ट्रैप लगा सकते हैं, तब फिर उसमें क्या होगा कि बटन के साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बटन को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं वैसा। देखिए यहाँ कलर सिलेक्ट करने के लिए है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इनपुट टाइप कलर में आपके पास पूरा पैलेट बॉक्स रहता है कलर सिलेक्ट करने के लिए, और डिफॉल्ट वैल्यू भी कई तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, आरजीबी एक आरजीबी से सिलेक्ट कर सकते हैं, एचएसवी से कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट क्या आरजीबी क्या है, एचएसवी क्या है, ये भी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ये भी पूरा एक एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है मल्टीमीडिया में और आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स में। डेट सिलेक्ट करने के लिए है, अगर आपको डेट बनानी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आपके एक्सप्लोरेशन का पार्ट है कि आप एक एट्रीब्यूट को देखें वो कैसे लगाने के बाद किस तरीके से काम करता है, देन जब आपके पास आपका प्रोजेक्ट है तब आप उसमें इम्प्लीमेंट करके देखें, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मेन चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं HTML के पार्ट पे, ठीक है, और बहुत सारे इसके चीजें हैं कि आप उसमें एक ही पेज में एक और फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप कहीं पे यूट्यूब की लिंक होती है, आप उस पर क्लिक करें तो वहीं पर यूट्यूब प्ले होने लगता है वीडियो, आपको यूट्यूब पर नहीं रीडायरेक्ट करता, वहीं पर प्ले होने लगता है, वो सारी चीजें हैं। कोई मीडिया है, आपको कोई सॉन्ग या कुछ प्ले कराना है अपने वेब पेज में तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक चीजें लेकर चल रहे हैं जिससे कि आप अपना जो वेबसाइट का पार्ट है वो बना पाएंगे।
यहाँ पर HTML में अभी तक किसी को कोई डाउट हो या मेन चीजें ना समझ में आई हो तो वो बता दीजिए, फिर हम CSS पर मूव करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर एक बार रीसेट बटन फिर से बता दीजिए। अच्छा, रीसेट बटन मैं आपको बताता हूँ। कहाँ था? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि आपने कई बार देखा होगा, आप मान लीजिए एक पेज बना रहे हैं जहां पर आपको डेटा फिल करते जाना है, ठीक है, फिल करते जाना है, फिल करते जाना है। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपको स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा आ गया एक्सेल शीट में और आपको उसको फिल करते जाना है अपने पोर्टल पर। तो आप क्या चाहते हैं कि जैसे आप सबमिट करें, ठीक है, एक तो आप चाहते हैं कि आप जैसे डेटा सबमिट करें आपका ये पार्ट जो है वो नए के लिए रीसेट हो जाए, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि आपको बार बार कट करना पड़े, तो आप सबमिट के साथ एक तो ये एक्शन लगा सकते हैं कि जैसे डेटा सबमिट करना है वैसे ही आपके साथ ये रीसेट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी इनपुट फील्ड्स में एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, जैसे यहाँ पे जॉन एंड डो सेट था, ठीक है। शुरू में जब हमने ये पेज देखा था, देखिए जॉन एंड डो सेट है। आप चाहते हैं कि कुछ भी वैल्यू हो, एक मेरे पास बटन होना चाहिए जो क्या कर दे, इसको वापस इनिशियल पोजीशन पर लाके सेट कर दे। तो जैसे जॉन एंड डो है, अब मैं अगर इसकी जगह पे अपना नाम फिल कर दूं, ठीक है, और अब मैं इसको सबमिट ना करूं बल्कि रीसेट करूं, तो जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी थी उसको वहां पर लाके फिर से फिल कर देगा। तो रीसेट बटन का यूज ये है कि आप वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या है कि सबसे अच्छा तरीका है कि रीसेट करने के लिए आप क्या करिए कि इन वैल्यूज में ब्लैंक वैल्यू सेट कर दीजिए, ठीक है। जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो ब्लैंक है। अगर आपने कोई भी नाम वगैरह यूज किया, ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि डेटा बहुत सारा गड़बड़ फिल हो गया है या दूसरे स्टूडेंट का फिल हो गया है, तो आप क्या करिए, रीसेट कर दीजिए। एक बार में सारे इनपुट फील्ड्स क्लियर, आपको मैनुअली जा जाके सबको क्लियर नहीं करना पड़ेगा। ओके सर। समझ? और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते CSS की तरफ मूव करते हैं। CSS के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि CSS लगाई जाती है। तो CSS लगाने के हमने जो मोटे तौर पर तरीके देखे थे वो ये थे कि CSS एक तरीका था कि आप इनलाइन स्टाइलिंग करिए, यानी कि टैग के अंदर ही आप स्टाइल एट्रीब्यूट को लिखिए और वहां पे सारी चीजें लिखें, पर वो इंडिविजुअल टैग पर हो जा रही थी। तो फिर आप क्लास एंड आईडी का यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता कि आप क्लास एंड आईडी उसमें डालें। फिर हमने एक देखा था कि आप हेड टैग के अंदर लगाते हैं और वहां से स्टाइलिंग करते हैं। फिर एक हमने देखा था कि हम CSS की फाइल एक्सटर्नल रखते हैं और उसके थ्रू स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं। कि इस वेबसाइट में मैंने एक एग्जाम्पल देखा था जो बहुत अच्छा था, जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे एक्सटर्नल CSS फाइल से जो है वो कैसे वेब पेज को इम्पैक्ट करती है। आप ये वेब पेज देख रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी साइट पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे साइड में स्टाइल शीट जो है ये लिंक बनाई हुई है। ये क्या कर रही है कि इनके HTML पेज में अलग अलग स्टाइल शीट को लगा रही हैं। जैसे कल हमने एक स्टाइल शीट लगाई थी, एक स्टाइल शीट लिंक करी थी, ये क्या कर रहे हैं कि स्टाइल शीट को चेंज कर रहे हैं एक एक बटन से। अब आप देखिए कि CSS क्या इम्पैक्ट करती है आपके वेब पेज पर। ये आपका एक वेब पेज दिख रहा है, ठीक है, इस स्टाइल शीट 1 से। देखिए सेम वेब पेज, सेम कंटेंट, लेकिन आपने दूसरी स्टाइल शीट लगा दी, दूसरी CSS फाइल लगा दी तो वो ऐसा दिखने लगा। तीसरी स्टाइल शीट लगाने से वो ऐसा दिखने लगा। आपका वेब पेज कितना सुंदर दिखेगा ये टोटली आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके साथ कितनी देर बैठकर काम करना चाहते हैं, कितना उसके बारे में सोच सकते हैं। इट इज योर इमेजिनेशन एंड स्काई इज द लिमिट कि आप इसको कैसे कर। और ये केवल अभी CSS से है,
अभी आपने इसमें बूटस्ट्रैप यूज ही नहीं किया है, बूटस्ट्रैप यूज करके इसको और डेकोरेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तभी डेकोरेटिव होगा। कि नॉर्मल CSS का यूज करके भी अगर आप अंडरस्टैंडिंग आपके पास है और आपके पास अच्छी इमेजिनेशन है, तब आप बहुत अच्छा सुंदर सा वेब पेज बना सकते हैं। सेम वेब पेज का देखिए फॉन्ट भी चेंज हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, सारी चीजें चेंज हो गई। और अगर स्टाइल शीट हटा दी जाए तो नॉर्मल वेब पेज आपका ऐसा दिख रहा है बिना स्टाइल शीट के, और स्टाइल शीट के साथ ये ऐसा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक मिनट में थोड़ा सा ऑफिस का एक मैसेज रिप्लाई कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंटेक्स के बारे में कल हम लोगों ने बात कर ली थी कि कैसे अगर इनलाइन टैग लगाना है तो हम क्या करते हैं कि स्टाइलिंग लेते हैं एंड देन चीज़ें लिख देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो अभी हमने देखा था, ठीक है, जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि पी टैग को लगा के किया जा सकता है। जैसे ये था कि आपने पी टैग लिया विच इज़ योर सिलेक्टर एंड देन आपने इसमें एट्रीब्यूट्स लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है। सिंटेक्स में हम लोगों को ये इस तरीके से कि कलर लिखना है, टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर, इसमें भी सेम HTML की तरीके के कि आप बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स को याद नहीं कर सकते, लेकिन वही चीज़ है कि आप उनके साथ काम करते जाएंगे। जैसे अगर आपने मान लीजिए एक वेब पेज बनाया एंड देन यू वांट टू मेक अ बॉक्स इन द सेंटर, ठीक है, तो आपने पहले एक बॉक्स बनाना सीखा कि कैसे बॉक्स बनेगा, आपने उसके लिए सर्च किया कि कौन कौन से फील्ड्स यूज होंगे, देन इम्प्लीमेंट किया, फिर अब आपका बॉक्स लेफ्ट टॉप कॉर्नर में बन के आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो सेंटर में, बिल्कुल आपके पेज के सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आप अपने वेब पेज का डिजाइन सोचेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगने लगेगा। एक मिनट, तो एक चीज है कि आपको कलर्स आपके वेब पेज में बहुत ज़्यादा व्यू ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ऐड करते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप कलर्स के साथ जो है वो आप जो पहले से नाम डिसाइडेड हैं, जैसे ग्रे है, ब्लू है, कल हमने पाउडर ब्लू देखा था, ग्रीन देखा था, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं, आप उनको नाम के साथ सीधे यूज कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप RGB वैल्यू दें, यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इफ यू नो, कोई भी कलर जो होता है वो इन्हीं 3 प्राइमरी कलर से मिलकर बनता है, विच इज द रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो 0 से लेके 255 तक जो है उनकी वैल्यू रहती है। तो आप किसी कलर में कितना रेड, कितना ग्रीन एंड कितना ब्लू पार्ट डालना चाहते हैं वो आप उस RGB वैल्यू में लिख देते हैं। यहाँ जो ये टोमेटो या डॉजर ब्लू या मीडियम सी ग्रीन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप यहाँ पे हैश लगा के वो RGB वैल्यू भी दे सकते हैं और उससे भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस ये देखिए RGB का लिखा हुआ है, ये देखिए RGB 255। अगर आपने टोटल रेड दिया, ग्रीन एंड ब्लू नहीं दिया, तो इट इज प्योर रेड, इट इज प्योर ब्लू, ठीक है। ये आपका रेड, ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करने से ये कलर बना। तो एक RGB देख के आप ये बना सकते हैं। ब्लैक, ग्रे, वाइट, ये भी आपका एक्सप्लोरेशन का पार्ट है कि आप RGB से बनाना चाहते हैं या कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। RGB में एक अल्फा भी पैरामीटर रहता है जो आपका ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है कि आपको फुली ट्रांसपेरेंट बनाना है या उसको कितना ओपेक बनाना है, वो कर सकते हैं। लेकिन वो टोटली एक्सप्लोरेशन का पार्ट है कि आप कैसे अपने वेब पेज को देखना चाहते हैं। आप कलर लगाइए, कलर ऐड करिए, RGB की वैल्यू लगाइए, अपने पेज को रिफ्रेश करिए, चेक करिए अच्छा लग रहा है, आपकी आंखों को अच्छा लग रहा है, या आप चाहते हैं कि एक आप सोच पा रहे हैं कि वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए, एक थीम आपको समझ में आ रही है आपकी वेबसाइट की, तब फिर आप देख सकते हैं कि हाँ ये कलर लगाना ठीक है। मतलब अलग अलग थीम के हिसाब से, अगर स्टूडेंट टीचर है तो उसके कलर थोड़े से मॉडेस्ट होंगे, प्रोफेशनल टाइप के होंगे। अगर आप किसी बहुत
कलरफुल इवेंट के लिए, होली के लिए या किसी और इवेंट के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत जो शार्प कलर्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो उस तरीके से आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। एक RGB तरीका होता है, एक HEX है, HSL है, इसमें ह्यू, सैचुरेशन इन सब का यूज़ किया जाता है। वो भी टोटली जो है वो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कैसे कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड में मेरे को आपको थोड़ा सा बताना है, अगर आप बैकग्राउंड शायद आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, विच इज़ लाइक कि देखिए ये जहाँ पर लिखा हुआ है जिसने वेब पेज बनाया है, देखिए पीछे का बैकग्राउंड कैसे बनाया हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर क्या होगा कि एक इमेज लगाई होगी ये पहाड़ टाइप की, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी लिंक्स या जो भी टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप बैकग्राउंड को पूरा कलर दे दें, एक कलर दे दें। जैसा कल हम लोगों ने देखा था कि हमारा पूरा पीछे का बैकग्राउंड जो था वो पाउडर ब्लू हो गया था, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास वो है। दूसरा तरीका कल हमने देखा था कि बैकग्राउंड में पूरे में इमेज लगाई जा सकती है, ठीक है। तो वो इमेज लगा कर आप कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड कलर आप केवल पूरी बॉडी पर नहीं दे सकते, आप इंडिविजुअल पर भी दे सकते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था, एक मैं आपको दिखाता हूँ। कल हम लोगों ने देखा था, जैसे ये इसको इंस्पेक्ट करते हैं कि हर एक तो बॉडी है आपका, जो आपका पूरा वेब पेज है, लेकिन उस बॉडी के अंदर भी इंडिविजुअल जो आपके टैग्स हैं उनके लिए भी कुछ एरिया कवर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि केवल एक इंडिविजुअल एरिया को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, पूरी बॉडी को एक साथ दे सकते हैं, कुछ कुछ टैग्स को देख सकते हैं, कुछ कुछ को छोड़ सकते हैं। तो आप ओवरऑल पूरा चीज वैसे भी बना सकते हैं। तो वो भी आपकी इमेजिनेशन का पार्ट है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगाइए या केवल एक छोटे से पार्ट में लगाइए। जैसे अगर आप इसी वेब पेज को देखें तो ये पूरा वेब पेज होगा नीचे तक, इतना बड़ा वेब पेज है, ठीक है। लेकिन इमेज इसने कितने पार्ट में लगाई है? केवल इतने छोटे से पार्ट में। तो आप किसी एक स्पेशल टैग के अंदर आपने डिव टैग पर लगाया, जैसे हम कल देख रहे थे कि डिव टैग इज यूज फॉर डिवीजन ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। डिवाइडिंग योर वेब पेज इन मल्टीपल कंपोनेंट्स। तो आपने क्या किया, डिव टैग के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स लगाए और आपने कहा कि ये कंपोनेंट्स का जो ग्रुप है उसमें बैकग्राउंड इमेज ही होनी चाहिए। तो आप डिव टैग के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगा दीजिए ये वाली, और क्या होगा कि ये सारी चीजें उस डिव टैग के अंदर आ जाएंगी। तो आप इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो था एक रिपीट करके था, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। बैकग्राउंड लगाने का सिंटैक्स सिंपल है, आपको बैकग्राउंड इमेज जो है एट्रीब्यूट लिखना है एंड देन URL मेथड लगा के और बस उसका एड्रेस दे देना है जहां पर आपकी इमेज स्टोर है। जनरली अवॉइड किया जाता है कि आप ऑनलाइन कोई लिंक दें किसी इमेज की, क्योंकि अगर आपने अपना वेब पेज बनाया और आपकी इमेज ऑनलाइन अवेलेबल थी तो क्या होगा, एक कॉपीराइट इश्यू हो सकता है कि आपकी इमेज जो है वो किसी का अपना स्पेसिफिक का कॉपीराइट था कि कोई और यूज ना करे, उसकी परमिशन के बगैर आपने यूज कर ली, तो एक कॉपीराइट इश्यू हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उस लिंक पर कोई वो क्या कर सकता है कि दूसरी इमेज डाल सकता है, और आपका वेब पेज जब भी लोड होगा तो उस लिंक से इमेज लेने जाएगा। तो आपके वेब पेज आपने जैसा कुछ सोचा था उसकी जगह पे कुछ और आ सकता है। तो क्या होगा सिचुएशन कि इस सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपकी इमेज जो है वो आपके वेब पेज की डायरेक्टरी में होनी चाहिए, विच इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें बहुत अच्छा सा फीचर्स था वो ये था कि बैकग्राउंड रिपीट का। मान लीजिए ये मैंने कल देखा था, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ है, इसको इसका पीछे वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये ग्रेडियंट बीजी करके इमेज है, ठीक है, और इन्होंने बॉडी में ये इमेज लगाया। एक्चुअल में क्या है कि ये इमेज इतनी सी है, ठीक है, और इसकी वजह से ये अलग अलग पता चल रही है पूरी बॉडी में। लेकिन अगर आप उसकी जगह क्या करें, इसमें इसको रिपीट करने के मोड में डाल दें, बैकग्राउंड रिपीट, तो क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टली रिपीट होने लगी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। वो जो आपका वो अलग अलग दिख रहा था वो चेंज होना बंद हो गया, पूरा एक जैसा दिखने लगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली आपकी इमेज रिपीट होने लगी। आप चाहें तो इसको वर्टिकली भी रिपीट कर सकते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज वर्टिकली रिपीट होने वाली है तो आप उसको वर्टिकली रिपीट कर सकते हैं। तो वो आपकी इमेज पर डिपेंड करता है और आपके वेब पेज की डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो बॉर्डर वाली है, बॉर्डर का आपको बहुत यूज़ पड़ेगा बनाने के लिए, ठीक है। बॉर्डर की तरफ अब हम देखते हैं। बॉर्डर इज लाइक टैगिंग, एक बाउंड्री आपको बनानी है। अब वो बाउंड्री आप किसी एक एलिमेंट की बना सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हर एलिमेंट का अपना एक एरिया है, ठीक है। तो आप उस एलिमेंट के अराउंड बाउंड्री बना सकते हैं। आप कई सारे एलिमेंट को डिव टैग के अंदर ग्रुप कर दीजिए और उनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दीजिए, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरी बॉडी के अराउंड एक बाउंड्री बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हैं। ये टोटल मतलब ऐसा है कि आप कर करके देखिए, आप लगाइए, डिव टैग में लगाइए, देखिए कैसा बॉर्डर बन रहा है, पी टैग में लगाइए कैसा बॉर्डर बन रहा है, और इसको चेक करिए और इंस्पेक्ट करते रहिए कि मेरा पेज में कहाँ पर क्या जा रहा है, कैसा चीज दिख रही है किस टैग की वजह से। बॉर्डर बनाने में के अलावा बॉर्डर में आपको क्या चीजें काम आ सकती हैं। पहला तो यह है कि आप इस बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं विच इज योर बॉर्डर कलर। दूसरी बात है आप इसकी डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये सिंपल लाइन हो सकती है, ये डॉटेड हो सकती है, डैश डैश करके बन सकता है, बबल्स के फॉर्म में बन सकता है कि स्मॉल सर्कल से पूरा बन जाए, ठीक है। वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर और नीचे बॉर्डर हो, लेफ्ट और राइट में हट जाए, या लेफ्ट एंड राइट में रहे, ऊपर और नीचे हट जाए, आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें केवल लेफ्ट साइड में बॉर्डर बनाया है और बाकी तीनों साइड को छोड़ दिया गया है। इसमें तीन साइड छोड़ दिया गया है, केवल बॉटम में रखा गया है। आप इस बॉर्डर की थिकनेस चेंज कर सकते हैं, आप उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स दे सकते हैं कि कितना बनेगा। कॉर्नर्स को चेंज कर सकते हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं इसमें शार्प कॉर्नर्स हैं, इसमें राउंड कॉर्नर्स हैं। तो देखिए बॉर्डर स्टाइल के कितने तरीके हैं। डॉटेड जिसकी हमने बात करी कि डॉट डॉट से बन सकता है, डैश से बन सकता है। सॉलिड सॉलिड जो है वो आपका यही वाला है, नॉर्मल वाला। डबल हो सकता है, डबल लाइन से बन सकता है। आपका हिडन बॉर्डर बन सकता है कि आपको बॉर्डर की आउटलाइन नहीं दिखेगी लेकिन वहां पर बॉर्डर रहेगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको ये वाला केस भी दिख रहा हो कि इन्होंने हिडन टाइप का बॉर्डर बनाने की कोशिश करी है, और एक ग्रूव टाइप का बन सकता है, लेकिन ये 3D वगैरह के ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते हैं। कोई आपको बहुत मीडिया से रिलेटेड वेबसाइट बनानी हो तभी वो यूज़ करना रहता है। ये देखिए डबल वाला है, ग्रूव है, ठीक है। एक ये नो बॉर्डर वाला है। अब नो बॉर्डर में भी एक्चुअल में आपका बॉर्डर होता है, लेकिन बस वो वहां पर आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर हम इंस्पेक्ट करने का पेज खुल जाएगा तो इसके अंदर हम जाके देखते हैं। ये देखिए हिडन बॉर्डर जो है, हिडन बॉर्डर बनाया कहाँ से है, ये आया है, ये जो पी टैग है वो यहाँ से आया है, ये देखिए, ठीक है। हिडन के, हिडन के लिए क्या है, पी डॉट हिडन में बॉर्डर डाला है इन्होंने, हिडन वाला, ठीक है। स्टाइलिंग करी है हिडन बॉर्डर से, तो आप हिडन बॉर्डर भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके काम आएगा वो बॉर्डर का कलर और बॉर्डर की विड्थ आएगी। बॉर्डर की विड्थ आपके काफ़ी यूज में आएगी, जो आप पिक्सल वगैरह में दे सकते हैं। और या तो आपके पास नॉर्मल तरीका है कि आप स्टैंडर्ड तरीका यूज कर ले। स्टैंडर्ड मतलब कोडिंग वाइज स्टैंडर्ड नहीं, मतलब जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज बनी है कि आप स्मॉल मीडियम थिक इस टाइप से आप बॉर्डर को डिसाइड कर लीजिए। तो वो उसने डिफॉल्ट में जो थिकनेस डिसाइड करी होगी वो आपके बॉर्डर की विड्थ बन जाएगी। दूसरा तरीका है कि आप उसको खुद बॉर्डर की विड्थ दीजिए पिक्सल्स में। अगर आपको पता हो तो आपकी स्क्रीन इज सेट ऑफ पिक्सल्स। ये क्या है कि छोटे छोटे पिक्सल्स बने हुए हैं और उन पिक्सल्स के हिसाब से ही आपका ये स्क्रीन दिख रही है। तो आप अगर यहाँ पे 5 की जगह पे 20 पिक्सल कर देंगे तो आपकी बॉर्डर की विड्थ जो है वो इतनी मोटी हो जाएगी। अब ये 20 पिक्सल की थिकनेस हो गई, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर की विड्थ आप पिक्सल देकर कर सकते हैं, या आपने देखा इसमें इन्होंने मीडियम दी हुई है या थिक दी हुई है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कैसा बनाना चाहें। विड्थ को आप स्पेसिफिक भी दे सकते हैं,
यानी कि आप चाहते हैं ये नहीं कि चारों साइड का बॉर्डर एक जैसा दिखेगा, आप चाहते हैं नीचे का जो है थिक दिखे लेकिन बाकी साइड का कम कम दिखे, तो आप वो कर सकते हैं। तो ये इस ऑर्डर में लिखा जाता है, विच इज टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, अगर आप सबको नहीं लिख रहे हैं तो इट इज लाइक टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, ऐसे चल जाता है ये। मतलब अगर आपने ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये अगर आपने 2 वैल्यूज लिखी हैं तो उसके लिए ये टॉप बॉटम हो गया, लेफ्ट राइट हो गया। 4 लिखी हैं तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरीके से हो गया। इस तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं। साइट्स का आपको यूज़ करने में अच्छा लगेगा जब आप आपके प्रोजेक्ट होंगे, जब आप अपना वेब पेज बनाएंगे तो। ठीक है, तो उसमें आप साइट्स को यूज़ कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट में क्या करना है, वो चीज़ कर सकते हैं। और आपको राउंडेड बॉर्डर बनाने में भी अच्छा लगेगा। देख रहे हैं आप, ये एक राउंडेड बॉर्डर, सॉरी, आप इसमें ऊपर के साइड पे राउंड बॉर्डर है, इसमें नीचे के साइड पे इसमें चारों राउंड बॉर्डर्स हैं। तो राउंड बॉर्डर बनाने के लिए आपको जो यूज करना होता है वो यूज करना होता है बॉर्डर रेडियस, और कितना राउंड होगा वो उसी से डिसाइड हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज्यादा राउंड है, राउंडेस्ट बॉर्डर इसमें दिख रहा है, और राउंडर बॉर्डर में हल्का सा कम राउंड है, तो ये रेडियस से डिसाइड होता है। अगर आप बॉर्डर रेडियस को कम देंगे तो वो कम राउंड होगा, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा राउंड होगा। तो वो भी आपके वेब पेज की डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। बॉर्डर तक जब आपको समझ में आ जाए चीज़ें, नॉर्मल जो टेक्स्ट कलर है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, ये आप मैनेज कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। लेकिन बॉर्डर वगैरह आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। इनसे भी ज़्यादा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टाइलिंग के, वो आपके काम में आती है मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ एंड बॉक्स मॉडल। ये आपको बहुत यूज होंगे, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझिए कि मार्जिन और पैडिंग कैसे यूज होती है। ठीक है, सो मार्जिन क्या होता है, जैसे अभी हमने अपने वेब पेज में देखा था, हमने अपने वेब पेज में देखा था कि हर टैग का अपना एक एरिया है। ठीक है, तो आप मार्जिन के थ्रू क्या कर सकते हैं कि ये जो टैग है, ये मान लीजिए कोई एक टैग अगर आपने लगाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इसका जो खुद का एरिया है उसके आसपास, यानी लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट में, यानी इसके चारों डायरेक्शन में कितनी दूर तक कोई भी और टैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये हेडिंग लगाई, ठीक है, अब इसका इतना एरिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो है वो लेफ्ट साइड से कम इतनी जगह छोड़कर होना चाहिए। इसका एरिया जो है वो लेफ्ट साइड से इतनी जगह छोड़कर शुरू होना चाहिए, या इसके नीचे कम से कम जो है वो 20 पिक्सल तक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप मार्जिन से देते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। तो इसमें मार्जिन में जैसे मैंने बोला कि आप चारों डायरेक्शन में डिसाइड कर सकते हैं कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। अगर आप स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो वो चारों साइड का सेम मार्जिन ले लेगा। और इसमें जो लोग शुरू में गलती करते हैं बनाने में, वो यही वाली गलती करते हैं। देखिए अभी ये क्या है कि ये आपका एक डिव टैग है, ठीक है, और इन्होंने क्या हुआ, ये इसमें मार्जिन अगर आप देखें तो मार्जिन दे रखा है, ये डिव टैग देखिए यहाँ पर है जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक, इस डिव टैग के अंदर इन्होंने स्टाइलिंग करी, इसका बॉर्डर बनाया 1 पिक्सल का, तो ये पतला सा बॉर्डर, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, अब इसका डिव टैग का अपना एक एरिया होगा। इन्होंने इसमें मार्जिन दिया है 100 पिक्सल का ऊपर, बॉटम का 100 पिक्सल, यानी कि इसके नीचे अगर आपको कोई टैग लगाना है तो वो उसके नीचे लगा रहे। ठीक है, अब डिव टैग के ऊपर देखिए आप H2 हेडिंग लिखी हुई है, यूजिंग इंडिविजुअल मार्जिन प्रॉपर्टीज, और उसके नीचे टैग लिखा हुआ है, लेकिन आपने मार्जिन दिया है टॉप से 100 पिक्सल। तो क्या हो रहा है कि इसने H2 के बस, यानी H2 का एरिया जहां पर खत्म हुआ वहां से 100 पिक्सल नीचे जाने के बाद ही इसने अपना काम शुरू किया। यानी कि इसका टॉप, यानी डिव टैग का टॉप और
H1 टैग का बॉटम मतलब H2 टैग का बॉटम और div टैग के टॉप के बीच में क्या है 100 पिक्सल का डिफरेंस है। ऐसे ही मार्जिन लेफ्ट देखिए तो 80 पिक्सल है, तो div टैग का एरिया जहां से शुरू हो रहा है लेफ्ट मोस्ट एरिया और आपका जो स्क्रीन का जो लेफ्ट में एलिमेंट अवेलेबल है जो अभी कुछ भी नहीं है यानी आपका स्क्रीन साइज है, तो वहां से 80 पिक्सल छोड़कर है। अगर आप इसको चेंज कर दें, मान लीजिए 100 पिक्सल से टॉप से आप इसको 10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए ये ऊपर 10 पिक्सल शिफ्ट हो गया। अगर आप इसको मार्जिन को लेफ्ट वाले को हटा के वहां पर 180 कर देते हैं, तो लेफ्ट से और ज़्यादा शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ देखिए दिक्कत ये है कि अगर आपने अपना मार्जिन पिक्सल्स में दिया तो क्या होगा। अगर आप देखें तो अलग अलग स्क्रीन का अलग अलग रिजोल्यूशन रहता है। कोई 720 पिक्सल के स्क्रीन जैसे आपका वीडियो क्वालिटी आता है ना 720 पिक्सल्स है, ठीक है, 1080 पिक्सल्स का है इस तरीके से। तो होता है कि अलग अलग स्क्रीन साइज में अलग अलग रिजोल्यूशन है। अगर आपने पिक्सल दिए हैं तो ये तो क्या करेगा कि उसी पिक्सल के हिसाब से शिफ्ट करेगा, काउंट करेगा इतना पिक्सल है। अब मान लीजिए कि मेरी स्क्रीन साइज इतना है और उसके हिसाब से 80 पिक्सल इसने शिफ्ट किया, तो वो 80 पिक्सल यहाँ पर हो गए। मेरे में मान लीजिए 720 पिक्सल्स थे, ठीक है, अब 80 पिक्सल शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर था। लेकिन आपकी स्क्रीन में मान लीजिए 480 पिक्सल है, कि आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी है केवल, अब उसने उसमें 80 पिक्सल शिफ्ट होगा तो वो ज्यादा लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर आपने सोच कर बनाया था तो कुछ और बनाया था, दूसरे की स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो कुछ और दिख रहा है, क्योंकि आपने ये स्पेसिफिक नंबर्स दिए हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि आप परसेंटेज में मार्जिन देते हैं, ठीक है। ऑटो वैल्यूज जनरली यूज नहीं की जाती हैं। ऑटो वैल्यूज इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज रहेंगी, तो वो पता नहीं है कि आपका जो है वो वैसे ही काम करेगा या नहीं करेगा। यानी आपने सोचा कि स्क्रीन की जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन हैं वो ले, लेकिन वो हो सकता है कि आपकी डिज़ाइन के हिसाब से परफेक्ट ना बैठे, ठीक है। इसी को हम चलाने की कोशिश करते हेलो हैं। सर। हाँ बताइए। हेलो सर सर ये कैसे पता चलेगा सर 300 पिक्सल कितना उसमें मार्जिन लगेगा, लाइक हाँ, उसका आइडिया। 300 आपको इससे आपको ऐसे बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा, अभी भी आपको आइडिया नहीं लगेगा। मान लीजिए कि आप अपनी स्क्रीन में वेब पेज बना रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें सेंटर में चीजें आए, ठीक है, तो आप ऊपर से पिक्सल काउंट करना शुरू करेंगे। भाई मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी स्क्रीन जो है वो 640 पिक्सल की हाइट में है, तो 640 में अगर मैं नीचे से इतना छोड़ दूँ ऊपर से इतना छोड़ दूँ तो मेरा यहाँ से शुरू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरे की स्क्रीन पे जाएगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप परसेंटेज दे सकते हैं, जैसे आपने बोला कि ऊपर से जो है वो 25% का मार्जिन ले लो, ठीक है, और लेफ्ट से भी 25% का मार्जिन ले लो। तो आपने अपनी स्क्रीन का 25% जो है वो छोड़ दिया लेफ्ट से और टॉप से भी छोड़ दिया। देखिए ये सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। तो अब ऐसा करने से क्या होगा कि आप किसी भी स्क्रीन पर भेजेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी उस स्क्रीन का ऊपर से 25% छोड़ेगा, लेफ्ट से 25% छोड़ेगा और बीच और वहां से छोड़कर आ जाएगा बीच में, ठीक है। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको किस लोकेशन में लगाना है वो आपको थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपको कितना परसेंटेज छोड़ना है। मान लीजिए कि अभी आपको यहाँ 25% में सेंटर में आ गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपका थोड़ा सा इस तरीके से हो, ठीक है, हल्का सा लेफ्ट टॉप बॉटम कॉर्नर में हो, मतलब ये इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इसको ये यहाँ पर हो, थोड़ा सा लेफ्ट टॉप में जाए, आपको ये लगा लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ इतनी जगह पे पहुंच जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो वो आप लगाएंगे, देन रन करेंगे वेब पेज एंड फिर बनेंगे। वही है कि ये लॉजिकल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें आपका फॉरवर्ड लॉजिक रहता है कि मैंने अगर a+b लिखा तो वो a और b को ऐड करेगा। ये मार्कअप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे चीज़ों को
एंड तब देखेंगे कि वो कैसे चल रही हैं, कैसा बिहेव कर रही हैं। तो ये एक मार्जिन लगाने का तरीका होता है। इसके अलावा पैडिंग आपका यूज आती है। मार्जिन और पैडिंग में लोगों को अच्छा खासा कंफ्यूजन होता है। मार्जिन था आपका, मार्जिन क्या था कि आपका कोई टैग था, उसके बाहर कितना स्पेस, कितना गैप छोड़ना है, ठीक है। अगर कोई टैग लगा है और उस टैग का जो अपना एरिया रहता है उसके बाहर कितना गैप छोड़ना है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में। लेकिन पैडिंग क्या है, उस टैग के अंदर जो आपने चीजें लिखी हैं वहां पर कितना एरिया छोड़ना है। जैसे कि ये वाला एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए ये डिव टैग है। अब ये डिव टैग क्या होगा कि इस डिव टैग का कोई एरिया होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बॉर्डर बना है, वहां से इसका एरिया शुरू हुआ होगा। ये ग्रीन वाला बॉर्डर बना है ना, इन्होंने इस डिव टैग को स्टाइलिंग दी है, तो ये ग्रीन वाला एरिया जहाँ से बना है वहां से डिव टैग शुरू हुआ होगा। लेकिन वो चाहता है कि इस डिव टैग के अंदर जहाँ टेक्स्ट लिखना शुरू हो वो वहां पर कहाँ से लिखना शुरू हो। तो वो गैप देने के लिए, यानी टैग के अंदर जब आप कंटेंट लिख रहे हैं तो वो टैग के एरिया में कितना एरिया छोड़कर कहाँ से शुरू हो वो आप पैडिंग से देते हैं। और कोई हम अच्छा सा इसका बेटर एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एक डिव टैग, ठीक है। अब इस डिव टैग में अंदर एलिमेंट लिखे हुए, मार्जिन बाहर होता है, ठीक है, और पैडिंग अंदर होती है। तो पैडिंग में क्या होगा कि अगर आप देखिए, मैं इसकी पैडिंग को टॉप से चेंज करके 50 पिक्सल से 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए ये ऊपर शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हो गया, अभी टैग आपका वही है, टैग देखिए ऊपर लेफ्ट, ऊपर टॉप पे लेफ्ट, राइट, बॉटम में कहीं नहीं हिला है, लेकिन टेक्स्ट का आपका कंटेंट हिल गया। कंटेंट कैसे हिला, क्योंकि आपने उस टैग के अंदर जो स्पेस था कि वो उसमें टेक्स्ट, टैग के अंदर जो एलिमेंट है वो कहाँ पर फिट होंगे, कितना गैप देके फिट होंगे, वो आपने चेंज किया तो वो ऊपर हो गया। अगर आप इसी में लेफ्ट वाले को बढ़ा दें, देखिए ये ऐसे शिफ्ट हो गया। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इन सारी चीजों का, मार्जिन का और आपका पैडिंग का, हाइट विड्थ का जो यूज होता है वो सबसे अच्छा यूज है आपका बॉक्स मॉडल बनाने में। बॉक्स मॉडल क्या है, बेसिकली आपको एक बॉक्स बनाना है अपने सिस्टम, ठीक है। जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए आप अपना वेब पेज ही बना रहे हैं और आपको उसमें साइन अप साइन इन वाला बनाना है, तो आप नहीं चाहते कि साइड में कोने में कहीं पे लिखा हो। अगर आप उसको बीच में ऐसा सेंटर में एक बॉक्स टाइप का बना दें जहाँ पे इनपुट फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है एंड देन बटन्स हैं, ठीक है, और उन बटन है कि आप उनको इनपुट बना रहे हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये बॉक्स काफी यूज होता है। ये बॉक्स कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। बॉक्स बनाने के लिए वही चीजें आपको चाहिए कि एक बॉर्डर दिखे जिससे पता चल जाए कि एक बॉक्स है। मार्जिन चाहिए कि वो उसके आगे, उसके चारों तरफ जो भी एलिमेंट्स लग रहे हैं वो कहाँ पर लगे, ठीक है। और उसके अंदर चीजें, जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो कितने गैप से शुरू हो। तो वही चीज है, देखिए इन्होंने पिक्सल लिया, पैडिंग 50 पिक्सल कर दी, यानी कि इस डिव टैग के अंदर चारों साइड से 50-50 पिक्सल छोड़ के लिखना शुरू किया, ठीक है। मार्जिन 20 पिक्सल दे दिया, यानी इस बॉक्स के चारों ओर जो है वो 50-50 पिक्सल की डिस्टेंस पे कोई भी और एलिमेंट नहीं आए। एक बॉर्डर बना दिया, उस बॉर्डर की थिकनेस दे दी, कलर दे दिया, उसको राउंड करना है या नहीं करना है वो सारी चीजें दे दी। बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। एंड देन विड्थ, विड्थ आपने दी कि वो जो आपका टैग है वो कितने विड्थ तक जाएगा। ये भी पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। में आपकी क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड वेट। कलर इज योर चॉइस कि आप लगाएं या ना लगाएं, ठीक है। कलर इज ऑलवेज योर चॉइस, लेकिन बॉक्स बनाने के लिए आपको मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर एंड वेट लगाएंगे तब आपका बॉक्स अच्छे से बनेगा। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव बना सकती हैं आपके वेब पेज को। अब आप अगर ये जो हमने शुरुआत में देखा था एग्जाम्पल, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें देखिए इन्होंने कैसे बनाया होगा, इसको इमेजिन करने की कोशिश की। इन्होंने इधर एक बनाया होगा डिव टैग, ठीक है, जिसका इन्होंने
इसको इन्होंने को वर्टिकल बनाना था और राइट में अलाइन करना था, ठीक है। तो इन्होंने इसका राइट का मार्जिन दिया होगा कि राइट का इतना मार्जिन चाहिए मेरे को, डिसाइड करी होगी राइट से। देखिए राइट से एक कैप के बाद टेक्स्ट नहीं है, तो राइट से पैडिंग डिसाइड करी होगी, उसमें अंदर कुछ चीजें लिखी होंगी, एक बैकग्राउंड कलर बनाया होगा, ठीक है। बॉर्डर जो है वो बहुत थिन बॉर्डर बनाया होगा और उसको राउंड कर दिया होगा, तो उसकी वजह से ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। टेक्स्ट का कलर वाइट किया गया होगा। ये एक लिस्ट बनाई होगी, लिस्ट को बैकग्राउंड कलर दिया होगा। लिस्ट हमने कल बनाना सीखा था, ऐसे आप उनको कलर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे इन्होंने ऊपर वाला बनाया होगा, तो ऊपर वाले में भी इन्होंने बैकग्राउंड कलर दिया होगा, ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर दिया होगा, अलग अलग फॉन्ट यूज किए होंगे। और जो नीचे की मार्जिन देखिए कम दी होगी, जब ये हल्का कम छोड़कर है लेकिन ऊपर से ज्यादा छोड़कर है, तो तीनों साइड का मार्जिन अलग रहा होगा, बॉटम का मार्जिन अलग रहा होगा। तो इस तरीके से आप पूरा जो है अपना वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच कर कि कैसे आपको बनाना है, कैसा आपका वेब पेज दिखाइए, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हैं। तो अभी आपके पास इस वीक में जो आपको बनाना है वो ये बनाना है कि आपके असाइनमेंट के फीचर्स हैं, मैंने नोट किए थे, ठीक है। मैं ही स्लाइड में लिख लेता हूँ और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपके लिए प्रोजेक्ट फीचर्स लिखे थे। सबसे पहले क्या है, आपको इस वीक में 4-5 वेब पेज बनाने हैं। आप लोग इस बात से अवेयर है ना कि आप लोग के ये जो वर्कशॉप में जो भी आप सीखेंगे और उससे जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका इन द एंड आपके सीनियर जो हैं वो इवेल्युएट करेंगे उस प्रोजेक्ट को। इस बात से अवेयर हैं? सर प्रोजेक्ट का तो पता था, बट ये नहीं पता था कि इवैल्यूएशन भी होगा उसका। हाँ, तो आप हर वीक जो कुछ सीखेंगे उससे रिलेट उसको यूज करके आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसका कुछ कुछ हिस्सा बनाते हुए चलना होगा, जो आपके पास वीक में टाइम होगा। इन द एंड आपके प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन होगा, आपके सीनियर्स उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो कैसा बना है, और उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह डिजाइन किया है आपके सीनियर्स ने, तो वो होगा। तो अभी आपको वेब पेज, आपका प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले दिन कि आपको टीचर एंड स्टूडेंट का मार्क्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करने का और एक्सेस करने का बनाना है। तो आपको इस वीक में 5 वेब पेज बनाने हैं अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कि कैसे बनेगा। एक पहला होम पेज होगा, ठीक है। सुनते भी चलिए और ये भी देखते चलिए कि वो क्या है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप एंड में, जिसमें आप सबसे पहले ये सिलेक्ट करेंगे कि टीचर एंड स्टूडेंट में से कौन है क्लाइंट, ठीक है। जो यूज कर रहा है उसे वो कौन है, टीचर है या स्टूडेंट है, ठीक है। वो जिस पे क्लिक करेगा उसके बाद फिर दूसरा वेब पेज खुलना चाहिए। आपको क्लिक का एक्शन नहीं बनाना है कि क्लिक करे और खुले अपने आप, आपको बस ये बनाना है कि वहां पर एक बटन हो जो क्लिक किया जा सकता है। आप बटन बना दीजिए, क्लिक करने पे कैसे खुलेगा वो हम कंट्रोलर में देखेंगे। अभी आपको मोर एंड लेस स्टैटिक वेब पेज बनाना है, ठीक है। दूसरा पेज होगा जहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप का फॉर्म बनाना होगा टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए, ठीक है। तीसरा वेब पेज जो आपका होगा वो इस तरीके का होगा कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स को फिल कर सके, और वो उसमें स्टूडेंट का डेटा में, मतलब उसके डेटा में उसका नाम होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे। अब ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है कि आप सब्जेक्ट टीचर से भरवाना चाहते हैं या आप इतना स्टैटिक बनाना चाहते हैं कि टीचर जो है वो सब्जेक्ट ना फिल करे, सब्जेक्ट पहले से डिसाइडेड हो, ठीक है। वो आपकी इमेजिनेशन है कि आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होगा कि ये फिल करने के अलावा उसको डेटा सबमिट करना होगा, ठीक है। एक चौथा वेब पेज आपका स्टूडेंट के लिए बनेगा। स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट कैन एक्सेस दियर डेटा,
ठीक है, उस पेज पे उनको उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिखेंगे। अगर उनकी रैंक है, ठीक है, इफ दे हैव एनी रैंक, तो वो रैंक उनकी वहां पर विजिबल होगी। चेक बॉक्सेस होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उनको रिव्यू के लिए डालने हैं, जिनके मार्क्स। एक सबमिट बटन होगा अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे मार्क्स को, ठीक है। एक 5वां वेब पेज होगा जो रिव्यू पेज होगा टीचर के लिए, जहां पर वो स्टूडेंट्स का रिस्पांस देखेगा कि स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स देखने के बाद जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, क्या किसी ने कुछ सब्जेक्ट्स को रिव्यू करने के लिए बोला है या नहीं बोला है, ठीक है। ये 5 वेब पेज आपको बनाने हैं। तो अब ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप किस तरीके से इन 5 वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे उनमें स्टाइलिंग करते हैं। खूब अच्छे से W3 स्कूल इस साइट को रेफर करिए, खूब अच्छे से एक्सप्लोर करिए और सोचिए कि कितना अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है उसे, कौन से कलर्स यूज किए जा सकते हैं, कैसे काम किया जा सकता है। शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप HTML के एलिमेंट्स को अलाइन कहीं पर करेंगे और वो अलाइन कहीं और हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने तो लेफ्ट में लगाया है, ये सेंटर में नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें होंगी तो वो आपको थोड़ा थोड़ा करते रहना पड़ेगा, उन एरर्स को रिजॉल्व करना रहेगा। आपके साथ साथ मैं भी ये आपको असाइनमेंट, इस प्रोजेक्ट को मैं भी आपके साथ साथ बनाता हुआ चलूंगा और इन द एंड ऑफ अवर वर्कशॉप, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, जो हमने सीखा था उनको यूज कर करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे। पूरा एक शोकेस टाइप का करेंगे हम लोग, सब अपनी अपनी वेबसाइट को बताएंगे कि वो कैसे कैसे काम कर रही है, ठीक है। एंड इन द एंड आप सबके प्रोजेक्ट्स को आपके सीनियर्स जो हैं वो इवेलुएट करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली कंपटीशन का रिजल्ट आएगा। आप लोग, मैं इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि आपको क्या बनाना है। ये फीचर्स है मेन, मतलब जो अभी आपको इस वीक में बनाने हैं। और किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दीजिए। सर हमें 5 वेब पेज बनाने अलग अलग, मतलब हाँ। जितने भी वो आपस में जो कि इंटरकनेक्ट बाद में सीखेंगे हम कि वो हाँ, कैसे करना है। इंटरकनेक्शन हम बाद में सीखेंगे, इंटरकनेक्ट तो से करना है उन्हें वो हम बाद में सीखेंगे। ओके सर। सर इस प्रोजेक्ट को कब तक करना है? ये आपका जो भी एकेडमिक ट्रेनिंग वर्कशॉप जब आपकी लास्ट क्लास होगी, मतलब लास्ट वीक वाला, तब तक ये धीरे धीरे होगा। मैं आपको अभी आपके प्रोजेक्ट का ये बनना जा रहा है, ये जो आपका वेब पेजेस है, आपको वेब पेज नेक्स्ट वीक तक बना लेने चाहिए आईडी। क्यों? क्योंकि आप नेक्स्ट वीक में जावा स्क्रिप्ट एंड जो आपका डेटाबेस है उसका पार्ट करने लगेंगे। फिर आपको अपने प्रोजेक्ट का उस वीक में जावा स्क्रिप्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना होगा और डेटाबेस वाला पार्ट बनाना रहेगा। वो भी सारी चीज़ें आपको सीखनी रहेंगी। तो अगर आप वीक वाइज असाइनमेंट सॉल्व करते रहेंगे तभी आप इन द एंड अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। ओके और आप तभी आप डाउट भी पूछ पाएंगे नेक्स्ट वीक में। अगर आप इस वीक का असाइनमेंट इस वीक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आपको अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल डाउट आएंगे जो वो आपके पास फिर छूटते चले जाएंगे, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बहुत सारे कंपोनेंट है जैसा कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो वो आप डाउट पूछते रहेंगे, वो तभी आपको डाउट आएंगे जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो असाइनमेंट्स को सॉल्व करते रहिए पर वीक में और उसी के थ्रू आपका प्रोजेक्ट स्लोली स्लोली बनता चलेगा, ठीक है। यस। और किसी को कोई डाउट है?
आई थिंक आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फ्राइडे को हम लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। एंड फ्राइडे से हम फिर से आगे नेक्स्ट वीक में जावा स्क्रिप्ट एंड माई सिक्वल में कैसे हम जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेटाबेस बनाना होता है, और उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे सर। कृष्णा हरे सर। कृष्णा सर। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।